ये मैंने सवाल क्यों किया, इम्पोर्टेंट बात है। आपके ऊपर मैंने इसलिए ये क्वेश्चन छोड़ा है, आप इनके दादा हो और आप इस बात का ध्यान दीजिए, आज आप दादा हो, अपनी प्रॉपर्टी अपना सब कुछ इनको सौंपने वाले हो, सौंप कर जाने वाले हो, और कभी आपके दादा ने ये सब कुछ आपको सौंपा था। और फर्क ये बताएं मुझे, जब आपके दादा ने आपको ये सब सौंपा था तब इस जमीन के ऊपर कोई कर्ज था? बताएं। नहीं था। अब फिर हिसाब लगाकर देखिए इसको कि आप अब इनको जब सब कुछ सौंप रहे हो, जमीन सौंपने के साथ साथ कर्ज कितना सौंप रहे हो? बताएं। सभी सौंप रहे हो ना? कर्ज सौंप रहे हो ना इनको? सवाल इस बात का है, मैंने ये कहा कि इनको जिंदा देखने की जो मैंने बात कही है, सवाल इस बात का है कि ये कर्ज ऐसे नहीं हुआ आपके सर पे। ये कर्ज हम तो जब देखिए, हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग ड्यूटीज के ऊपर 39 वर्ष हो चुके हैं मुझे इस यही सेवा करते। मैंने बहुत कुछ समझा इसमें। हम तो ये कहना शुरू कर दिया हमने तो कि किसान के सर पे कर्ज चढ़ा नहीं, मढ़ा गया है। अगर हकीकत को समझोगे तो इसी कर्ज के माध्यम से अब आपकी जमीन आपके हाथ से जाने वाली है या नहीं जाने वाली? बोलिए क्यों भाइयों, जाने वाली है। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि हमारा युवा नौकरी के लिए दर दर भटक रहा है। अगर आपके गांव के अंदर अडानी आकर ये कहे कि हमने अपनी सुरक्षा के लिए एक फोर्स तैयार करनी है, 10,000 रुपया पर युवा को हम तनख्वाह देंगे, आप हमारे नौकरी करने के लिए तैयार हो या नहीं? बोलिए, आपके युवा जाएंगे या नहीं जाएंगे? जाएंगे। तो उन्हीं का आपके युवा उनके नौकर हो गए, वही करेंगे जो वो चाहेंगे। अगर उनका छोटा सा रूप देखना है आपने, देखते तो आप रोज हो, लेकिन ये बात है, किसान मजदूर एक ऐसी जमात है जिनको इन बातों का पता नहीं चलता कि हमारे साथ हो क्या रहा है। आप सबने जितनी गाड़ियां ले रखी हैं, सबका रोड टैक्स भरा हुआ है, भरा या नहीं भरा? भरा हुआ है। जब आपने रोड टैक्स भर दिया, आपको रोड प्रोवाइड करवाना सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्यों भाई, मैं गलत तो नहीं बोल रहा? और आज हो क्या रहा, जगह जगह पे हर 40-50 किलोमीटर की दूरी पे जाकर एक टोल लग चुका है। आप ईमानदारी से बताएं, जबरदस्ती कितने लोग उस टोल से गुजर सकते हो? कि भाई हम तो नहीं देंगे। गुजर सकते हो? नहीं गुजर सकते ना। वहां पे कौन बैठा है? रोजगार की तलाश में निकले हुए हमारे ही बच्चे वहां पे बैठे हैं। वो अपने ही चाचू, अपने ही ताऊ को पीटने पर मजबूर हो जाते हैं उनकी वजह से। ये बात ठीक कही है या गलत कही है? तो जब ये हालात बन जाएगा, ये आपके गांव से
अगर 200 लड़का उन्होंने अपनी फोर्स के अंदर भर्ती कर लिया तो फिर देखना रिजल्ट क्या आएंगे। आप ये बताओ, जब आपके दादा ने आपको ये प्रॉपर्टी दी तब से लेकर आज तक क्या आपने काम नहीं किया? बताएं, किया ना? घर पे वेले तो नहीं बैठे, काम किया। आपने इतना काम करने के बावजूद आपके सर पे कर्ज चढ़ा है ना? तो ये बताएं, ये भोले भाले बेचारे बच्चे कैसे उस कर्ज से अपना पीछा छिड़वा सकते हैं? तो भाई छिड़वा लेंगे? नहीं छिड़वा पाएंगे। तो कर्ज, इनसे कर्ज वसूलने वाले इस गांव के युवा उस गांव से कर्ज वसूलने जाएंगे, उस गांव के युवा जो उनके नौकर होंगे वो इस गांव में कर्ज वसूलने के लिए आएंगे। जब जबरदस्ती कर्ज वसूला जाएगा, जब जबरदस्ती कर्ज वसूला जाएगा तो फिर ये क्या करेंगे? घर से भागेंगे ना? बताएं, भागेंगे ना? कहीं कोई किसी कमाद में बैठा होगा, कहीं पे किसी जवार में बैठा होगा, और वहां बैठे अगर इनको किसी ने ये समझा दिया कि भाई ऐसे इन लोगों से लड़ नहीं पाओगे, ऐसे पीछा नहीं छूटेगा, आपको इनके साथ टक्कर लेनी पड़ेगी, हथियार उठाओ। अगर आपके बच्चे उस बहकावे में आकर हथियार उठा लिया फिर क्या होगा? बताओ, होगा या नहीं होगा? इन्हीं को नक्सलवादी, माओवादी, खालिस्तानी तरह तरह के नाम देकर आपकी ही चौपाल में खड़े कर गोली मारेंगे ये लोग। बताएं, मारेंगे या नहीं मारेंगे? तो मेरा मतलब ये है भाई, देखिए रात होने वाली, आपने काम करना है, बातें तो बहुत सारी करने वाली है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए दादा और पोता इनका एक अजीब रिश्ता है। मेरे पास 20-22 एकड़ जमीन है, मैंने पॉलिटिकल साइंस की एमए की है, मेरी वाइफ ने भी एमए की थी, मेरी हमारी बेटी उसने एमएससी मैथ की कर रखी है, बेटे ने बीएससी एग्रीकल्चर कर रखी है। हमारे घर के अंदर चलिए एक तो वाहिगुरु की मर्जी चले गए, लेकिन हम 3 तो अभी हैं जो एजुकेट हैं। अगर कहीं भी किसी शहर में, कहीं भी किसी कस्बे में एक ट्यूशन सेंटर खोलकर बैठ जाए, भले जितना मर्जी कमाई कर लें, कमाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बोलिए, कर सकते हैं। लेकिन हम क्यों निकले हैं बाहर? सच्चाई बता रहा हूं मैं मेरे भाइयों कि मेरे घर पे भी इतना सा एक होता है। हमारा ये मानना है कि भाई आप सबकी, हमारी किसी की कोई गलती नहीं है। जो कर्ज हमारे सर पे चढ़ा, जो हमारे बच्चों की जिंदगी के एंड का कारण बनेगा। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला की एक पीछे रिपोर्ट आई है, बड़ी खतरनाक रिपोर्ट है। उसमें ये कहा, पहले तो ये कहा जाता था कि किसान का जन्म कर्जे में होगा और इसका अंत भी कर्जे में ही होगा। पहली रिपोर्ट में ये था। आगे वाली अब वाली रिपोर्ट में क्या आया? उसके बाद वाली रिपोर्ट में ये आया है कि किसान का जीवन ऐसा होगा कि ये कर्जे में ही पैदा होगा, कर्जे में ही बड़ा होगा और कर्जा ही इसकी मृत्यु का कारण होगा। बहुत खतरनाक बात है, ये समझने की बात है, इस पे हमें ध्यान देना है। बहुत सारे लोग ये कह देते हैं कि देखिए किसानों ने खर्च किया, इस वजह से कर्ज हुआ, ये गाड़ियां ले रहे हैं, बड़े बड़े घर पार बना रहे हैं। मैं छोटा सा एक आपको
आंकड़ा बता दूं, आपने इन बातों पे थोड़ा बात में ध्यान दे लेना, आपको भी पता चल जाएगा कि ये सच्चाई है ये गलत है। हमने 2014 में एक थोड़ा इस काम के ऊपर काम किया कि भाई किसान के सर पे कर्ज हुआ क्यों। तो आपको इस बात का भी पता होना चाहिए कि यूनियन क्यों बनी। जब 67-68 में प्राइस इंडेक्स था, थोक कीमत सूचकांक था, उसके हिसाब से जब किसान को उसकी फसल का रेट बढ़ता हुआ नजर ना आया तो ये संगठन बनने शुरू हुए। तब से ये संगठन खड़े होने शुरू हुए थे। तो इसका लेखा जोखा जो निकला 70 से लेकर 2014 तक, हैरान हो जाओगे, जिस भी किसी किसान ने एवरेज 500 मन अनाज हरी और 500 मन अनाज सवनी, समझ गया, हरी सवनी बेचा है, उन किसानों का सरकार की तरफ उस दिन 2014 73 लाख रुपया बकाया खड़ा से। 73 लाख रुपया 2014 अगर तुसी बेटी की शादी कर दे तो मेरा ख्याल 10-12 लाख ਨਾਲ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। हाँ 10-12 लाख में लड़के की शादी हो जानी थी। ठीक बात मेरी। घर बनाया, इतना ही घर पे लगना था। ठीक है, ये गलत हूं मैं गलत हूं तो मुझे टोक देना। अगर आप उस समय गाड़ी भी ले लेते, ये जो बातें कह रहे हैं लोग आपके दुश्मन, अगर उस समय आप गाड़ी भी ले लेते तो 5 लाख की गाड़ी आ जाती। बढ़िया। दोनों के ऊपर तीनों कामों के लिए 30 लाख रुपया काफी था। बोलिए, काफी था। और हमारा उस दिन तक 73 लाख रुपया सरकार के ऊपर बकाया था। अगर 30 लाख रुपया हमारा निकल भी जाता, फिर भी 43 लाख रुपया हमारा सरकार की तरफ था। उस दिन से अभी भी बाकी है। तो बताइए, ये कर्ज का कारण हमारी गाड़ी है, हमारी लड़की की शादी है, या फिर हमारा घर है? बोलिए। पॉलिसीज है। ये पॉलिसी बनती क्यों है, किस कारण बनी है, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए, जो पढ़े लिखे नौजवान मोबाइल चलाते हैं, नेट से काम कर लेते हैं, उनको मैं एक निवेदन करूंगा, कृपया एक काम जरूर कीजिए। सन 2000 के अंदर एक एग्रीकल्चर पॉलिसी भारत सरकार ने बनाई थी। उस एग्रीकल्चर पॉलिसी को स्टडी कर लीजिए। उसमें क्लियर कट स्पष्ट लिखा है कि यहां पे 20-20, 25-25 हजार एकड़ के बड़े फार्म तैयार करने हैं, ये लिखा उसमें। और उसी पे आज तक काम हो रहा है। आप किसी को, आपकी जमीन भी किसी फार्म में होगी, आपको नहीं पता चल रहा। क्या किया इन्होंने ये किया, मुझे नहीं पता आपके रहने के अंदर भी ये पॉलिसी है, ये किया या नहीं किया। एक काम किया इन्होंने, हमारे पंजाब के अंदर तो है, लेकिन जब ऊपर की पॉलिसी सेंटर लेवल की है तो किया तो यहां पे भी होगा। क्या किया उन्होंने? ये कहा कि ये गांव अगर कर्जा लेगा तो इस बैंक से लेगा। एक बैंक का उस गांव को जोड़ दिया, एक बैंक के साथ एक गांव को जोड़ा। इधर भी जोड़ा होगा, जोड़ा भाइयों, जोड़ा है ना। और वहां एक गांव नहीं जोड़ा, उसका बगल का दूसरा गांव भी जोड़ा है, उसके बगल का तीसरा गांव भी जोड़ा है।
इधर का चौथा गांव भी जोड़ा है। वो क्यों जोड़ा? वो इसलिए जोड़ा था कि जो हमारी पॉलिसीज हैं वो ये है कि हर बार किसान को उसकी फसल का भाव उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से कम देना है। जब कम देंगे तो कर्ज लेना इनकी मजबूरी बनेगी। जब ये कर्ज लेगा तो उसी ही एक ही बैंक से लेगा, पूरे गांव का, एक गांव का नहीं 4 गांव का किसान उसी एक बैंक से कर्ज लेगा और आहिस्ता आहिस्ता पूरी की पूरी 4 गांव की बैंक जमीन उसी एक बैंक में गिरवी हो जाएगी। और आज जितनी हमारा कर्ज है हमारे सर पे, अगर आज आप लोग, बैंक आपको बोल दे कि भाई हमारा बैंक डूब चुका है, कृपया हमें हमारा कर्ज वापस कीजिए, और इस कहानी का, इस बात का आपके आड़ती को पता चल जाए कि बैंक इसको दोबारा कर्ज चुकाएगा नहीं, वापस नहीं करेगा। ईमानदारी से बताओ कितने किसान हैं अपनी फसल से अपना कर्ज, अपनी लिमिट, अपना रुपया बैंक का वापस मोड़ सकते हो? कितने मोड़ सकते हैं? कोई मोड़ पाएगा? नहीं मोड़ पाएगा ना। आपको 1 नोटिस देंगे, 2 नोटिस देंगे, 3 नोटिस देंगे, आखिर आपको ये कहेंगे कि हमारा बैंक डूब रहा है भाई, हमें अपना बैंक बचाने के लिए आपकी जो प्रॉपर्टी हमारे पास है ये आगे गिरवी रखकर हम वहां से कर्जा उठाएंगे। तो वो गिरवी किसके पास जाएगी? अडानी के पास जाएगी। क्यों? क्योंकि 4 गांव की जमीन है, 20,000 एकड़ है, और उसका कम से कम 250-300 करोड़ रुपया है बैंक का। वो कौन उतारेगा? कौन देगा? वही दे सकते हैं ना। वो देंगे और आपकी 4 गांव की जमीन उनकी हो जाएगी। ये पॉलिसी है। इन्हीं पॉलिसियों के माध्यम से आपकी जमीन जानी है। मैं लास्ट में एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा मेरे दोस्तों। तो देखिए, एक इस बात का 2 बातें मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। एक तो ये बताएं कि आप सब भाइयों को इस बात की जानकारी है कि 1 क्विंटल गेहूं या 1 क्विंटल धान पैदा करने के ऊपर खर्च कितना आता है? जानकारी है किसी को? एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने कहा। आप सब ने कभी अपने घर पे लेखा जोखा किया? किसी ने नहीं किया ना। और मैं बताता हूं, उन्होंने 2200 कितना बोला जी? 2275। और मैं ये क्लियर करता हूं कि 3200 रुपया पर क्विंटल गेहूं के ऊपर खर्च आता है। 3200 रुपया पर क्विंटल गेहूं के ऊपर आपका खर्च आता है। ये किसी को हजम नहीं आई होगी बात मेरी, नहीं ना आई? यार ऐसा तो नहीं हो सकता, ये तो गलत बोल रहे हैं। लेकिन आपको, हम सबको एक बीमारी है कि हम अपने ऊपर किसी बात के, किसी भी मामले के ऊपर ध्यान नहीं देते। आप बताएं मुझे, सभी किसानों के पास 7, 8, 9 लाख का हर किसान के घर पे लोहा खड़ा है या नहीं खड़ा? बोले खड़ा है। उसका इंटरेस्ट भी पड़ रहा है, उसकी डेप्रिसिएशन भी पड़ रही है ना। वो सब जब लेखा जोखा करोगे, इसी तरह आप ट्यूबवेल लगा रहे हो, हर 5 एकड़ के ऊपर ट्यूबवेल है ना, हर 5 एकड़ के पीछे एक ट्यूबवेल होगा, और उसके ऊपर जो खर्च आया, स्विच ऑन किया, जब मोटर चलाया, तब शुरू से लेकर तब तक जितना खर्चा कभी उसका हिसाब किया है? नहीं किया। तो अगर इन सबको जोड़ लोगे, घर पे बैठकर आराम से जोड़ लेना, यही निकलेगा जो मैंने बताया। और 3200 रुपया खर्च करते हो, अगले 2275 रुपए देते हैं, तो फिर इसी की वजह से कर्जा चल रहा है। असल कर्ज की वजह ये है, कुछ लोग ऐसी भी बातें करते हैं
ये देखिए, जिस किसान के पास 20 एकड़ जमीन है उसको क्या हुआ? अरे भाई, जिसने 2 क्विंटल गेहूं बेचा है उसको 2000 का घाटा है। जिसने 100 क्विंटल बेच दिया उसको कितना पड़ गया? हाँ जी, 2 लाख का। उसको 2 लाख का घाटा पड़ गया। तो घाटा तो सबको पड़ रहा है। इसी की वजह से हमें ये कहानी समझ नहीं आ रही। उनकी एक बहुत समझी सोची समझी एक चाल, एक साजिश के तहत ये सब हो रहा है। आपसे जमीन लेनी है भाइयों। तो मेरा यही कहना था कि अगर इनकी जिंदगी चाहिए इन बच्चों की, तो फिर एक काम जरूर करो यार, सभी जितने भी दादा हैं, दादा ये महसूस करे कि भाई मैं वक्त रहते नहीं समझ पाया। ये गलती मेरी है ना? क्या मैं ठीक कह रहा हूं, ये गलत कह रहा हूं? समय रहते मैं समझ नहीं पाया। अब ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने पोते को मरते हुए नहीं देख सकता। मैं शहादत दूंगा अगर हर दादा ये सोच लेगा, मैं दावे से बात करता हूं, जमीन नहीं जाएगी। क्या करेंगे? हमें छोटी छोटी बातें सोचते हैं। क्या को बोलते हैं हम? अरे यार, सरकार बड़ी सख्त है, ये पीटेगी, ये जेल में डाल देगी। अगर जब तक आप जेल से और पीटने से डरते रहोगे तो फिर दूसरे आगे जाकर क्या होगा? आपके पोते को मरना पड़ेगा। आपको 2-4 लाठी आपके पड़ जाती है, वो सौदा सस्ता लग रहा है या पोता मरने का सौदा सस्ता लग रहा है? बताओ भाई। जेल जाओगे अगर हम 10 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीने, 2 साल, 4 साल, 10 साल भी सरकार हमें जेल में रख ले, 10 साल के बाद किसान की कर्ज मुक्ति करवा कर आओगे, किसान को डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट लेकर दोगे, 10 साल में आप किसान को एमएसपी की गारंटी का कानून ले दोगे, तो समझ लीजिए 10 साल में आपने कितना काम कर दिया। एक तो जितना कर्ज चढ़ा है वो सब उतार दिया। क्यों भाइयों? उतार दिया ना। जो आपकी मेहनत की, आपने 50 साल मेहनत की, शरीर तोड़ा, इतनी मेहनत की और कर्ज चढ़ा, और 10 साल कहां लगाए? जेल में, और कर्ज खत्म करवा दिया। बताएं, कमाई 10 साल में ज्यादा हुई या फिर कमाई पहले वाले 50 साल में ज्यादा हुई? बताएं। और पोते की जिंदगी बचा दी। इसलिए देखिए, पोता अगर दादा जेल से जिस दिन छूट कर आएगा, पोता आपके लिए हार लेकर खड़ा होगा जेल से बाहर कि हमारा दादा आ रहा है, और आपके गले में फूलों के माला डालकर लेकर आएगा पोता। अगर इस बात से हम चूक जाते हैं, इस बात से हम गलती कर लेते हैं, तो फिर जब वो दिन आएगा जब ये घर से भागेगा, फिर आप समझाओगे कि बेटे सरकार आपको आतंकवादी बोल देगी, सबको मरवाओगे, तो फिर वो ये कहेगा कि दादू गलती तो आपकी है। ये जो कर्ज हमें घर पे बैठने नहीं दे रहा, ये मैंने उठाया है या आपने उठाया था? जवाब होगा बच्चे के सामने आपका कोई। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि ये लड़ाई आप हमारी सबकी और इन बच्चों की है, और हमारी बेटियों की इज्जत की लड़ाई है। हमारी बेटियों की इज्जत की लड़ाई है। क्यों मैं ये कह रहा हूं? देखिए, महाभारत क्यों हुआ था? एक औरत के कपड़े उतारने का प्रयास किया था, वहीं से महाभारत हुआ था। ठीक बात कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? ठीक कह रहा हूं। और मणिपुर के अंदर कितनियां पार्वतियां के कपड़े उतारकर उनको सड़क के ऊपर घसीटा गया। बताओ, उनको इंसाफ दिलवाने की जरूरत लग रही है? बात आपको महसूस हो रही है या नहीं हो रही महसूस? बताएं।
कहां गए थे ये सरकार वाले? तो मेरा एक ही हाथ जोड़ के आप सबको निवेदन है, एक आपका हरियाणा के भाइयों का, हमारे ऊपर एक भाइयों लंबा था जब पीछे आंदोलन हुआ 2020-21 वाला, जब आंदोलन का फैसला हो रहा था, हम सब वहां से आने का प्रयास कर रहे हैं। आपके हरियाणा के बहुत सारे भाइयों को तो इस बात का जानकारी भी होगी कि हमारा स्टैंड क्या था। हमारा उस समय भी स्टैंड यही था कि अभी तक उठने का समय नहीं है, जो बात रहती है वो भी मनवा लो, लेकिन हुआ जो हुआ छोड़ो इस बात को। आप सबको इस बात की नाराजगी थी हमारे ऊपर कि पंजाब वाले अगर थोड़ा समय और बैठ जाते हमें एमएसपी की गारंटी मिल जाती। था या बताया नहीं था? था ना। अब यार पंजाब ने मिलकर फिर से वही आंदोलन खड़ा कर दिया। पंजाब ने एक मां का लाल खो दिया इसी आंदोलन को दोबारा खड़े करने का। पता नहीं कितने युवाओं की छाती में गोलियां लगी हुई हैं, कितनी की आंखें चली गई। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, आप इस आंदोलन का मजबूती से साथ दीजिए। आपका उलंबा था वो उतार दिया, अब इसका साथ दियो, जीतेंगे। ये भी मैं क्लियर कर देता हूं, अगर पंजाब और हरियाणा को, कि मेरा 39 साल हुए या मेरे ऐसी जिंदगी जीते, किसानों के आंदोलन, कभी छोटी जिम्मेवारी थी, कभी बड़ी जिम्मेवारी, कभी उससे बड़ी जिम्मेवारी, वो जिम्मेवारियां निभाते निभाते 39 साल से मैं लड़ रहा हूं। लेकिन होता क्या था, हम जाते थे दिल्ली, वहां उनको अपना डिमांड चार्ट देकर वापस आ जाते थे। आप हरियाणा वाले जाते थे, डिमांड चार्ट देकर वापस आ, यही होता था या नहीं होता था बताएं? और एक ही आंदोलन पंजाब और हरियाणा ने एक होकर लड़ा है। उसी आंदोलन में अहंकारी प्रधानमंत्री या अहंकारी सरकार को घुटने टेकने के लिए मजबूर किया या नहीं किया बताएं? किया ना? किया ना? तो फिर यही है। एक और थोड़ा पीछे देखिए, जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, पंजाब हरियाणा और हमारा एक हिस्सा जो पार्टीशन के समय उधर चला गया पाकिस्तान के अंदर, इसी क्षेत्र के लोगों ने लड़ाई लड़ी और 92% कुर्बानियां दी उस समय, तब जाकर देश आजाद हुआ। ऐसे देश आजाद नहीं हुआ। तब भी पंजाब और हरियाणा की अहम भूमिका रही, और उसी ही आपके स्वभाव के कारण, आपके जीन के कारण, जो आपके अंदर जीन है लड़ने वाला, ये तो पता ना, हरियाणा वाले जा तो फिर उठते नहीं तो फिर पंगा लेंगे तो भिड़ा लेंगे। तो वो लड़ाकू जीन है आपका और पंजाब का, वो उस जीन से डरते हुए इन लोगों ने ये किया कि पार्टीशन हुई जब यहां पे हुई, भारत और पाकिस्तान नहीं बटा, असल बटा तो पंजाब। उस क्षेत्र के लोग आपस में आधे कर दिए, उनको आपस में अलग अलग कर दिया, और उसके बाद अगर फिर उनको लगा कि ये जो इतना इलाका है अभी भी पंजाब, बड़ा पंजाब, ये फिर पंगा लेंगे, इनको कैसे कमजोर करना है, और पंजाब और हरियाणा कर दिया। और पंजाब और हरियाणा के अंदर तरह तरह के झगड़े पैदा करवा दिए, और एक दूसरे के खून का पैसा बना के रख दिया। हुआ या नहीं हुआ? जब तक हम आपस में नाराज रहे, हमारे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा। जब हम वो नाराजगी छोड़कर एक होकर लड़े, तब जाकर वो कानून वापस करवाए जो ये कहते थे ऐसे कानून तो वापस होते ही नहीं। मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के एक निवेदन करना चाहता हूं। देखिए, हम वहां बैठे हैं हरियाणा के साथी हैं वहां पे, लेकिन उतनी संख्या में अभी नहीं है।
वो पता क्या कहते हैं, ये तो पंजाब के लोग हैं, ये तो खालिस्तानी है। यही कह रहे हैं या नहीं कह रहे बताएं? यही कह रहे हैं ना वो लोग। अगर यार हर 2 ट्राली के बाद 3 ट्राली के बाद एक तंबू हरियाणा का लग जाता है और हरियाणा का वहां पे हुक्का घूम जाता है, ये कल्चर है। ऐसे हरियाणा वाले कितने भी बैठे रहे, जब तक हुक्का नहीं घूमेगा ना तब तक ये नहीं पता चलेगा कि ये हरियाणा वाले बैठे हैं। अगर वो कर देते हो तो ये टैग उतर जाएगा। बोलो उतरेगा या नहीं उतरेगा? आप उतार सकते हो भाई, हम तो ये टैग उतार नहीं सकते। हम भले जितना मर्जी कहें कि हम किसान हैं, हम किसानों की बात कर रहे हैं, हमारी डिमांडें हैं, हमारी बात मानो, वो यही कहेंगे आप तो खालिस्तानी हो। ये टैग आप उतार सकते हो। बोलिए उतारोगे या नहीं उतारोगे? वहां पे लेकर जाओगे, तंबू लगाओगे, लगा दो तकड़े होकर तंबू। हर ट्रॉली के 2-3 ट्रॉली के बाद अगर एक तंबू लग जाएगा, वहां पे हुक्का घूम जाएगा, तो मैं ये वायदे से बात करता हूं, जीतेंगे जरूर। हमें बहुत लंबा समय हो गया किसानों की बात करते। क्या होता था, कई बार जब ये चुनाव आचार संहिता लगी, हमें भी बहुत सारे लोगों ने ये कहा अब यहां बैठने का क्या फायदा, अब तो घर जाना चाहिए। जब सरकार नहीं बन जाएगी बात तो तब होगी। लेकिन एक बात सोचिए, सभी पॉलिटिकल पार्टियां, अगर आप वहां पे मैदान में बैठे हो, सभी पॉलिटिकल पार्टियों के एजेंडे पे किसान है या नहीं है? बोलिए ईमानदारी से बताएं। नजर आ रहा है ना कैसे? आप देखो, इंडिया अलायंस अच्छे कोई भी नहीं है। इंडिया अलायंस वालों ने ये कहा कि भाई हम आपकी स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे, आपको एमएसपी की गारंटी भी दे देंगे, सीएससीपी को संवैधानिक दर्जा भी दे देंगे। ये 3 बातें कही थी। और हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि आपने सबसे ज्यादा लंबा समय सत्ता पे आप रहे हो। 7 लाख किसान पूरे देश का सुसाइड कर चुका है, उसमें से निकाल के आपके खाते में कितने आते हैं? और ये कैसे आप पल्ला झाड़ जाओगे कि किसानों की मांग कर्ज मुक्ति की भी है, इसको कैसे छोड़ा जा सकता है? तो फिर क्या हुआ? जॉन मैनिफेस्टो पे दोबारा रिव्यू हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना। ये आपका आंदोलन करवा रहा है। सो मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है, जब सरकार बननी है उससे पहले मेरा हाथ जोड़ के मैं फिर से आप सबसे भीख मांगता हूं यार, वहां पे झोपड़ियां जोर से बनवा दो, आप वहां पे बैठ जाओ, तो सरकार को चिंता हो जाए कि किसान मैदान में है। जो भी पॉलिटिकल पार्टी जिसकी भी सरकार बनेगी, इंडिया अलायंस की बन जाए या बीजेपी की बन जाए, जिसकी मर्जी बने, हमें क्या दिक्कत है? ये जरूर दिखना चाहिए कि जिस सिंहासन पे जाकर बैठना है उस सिंहासन के तले किसानों के आंदोलन ने एक भट्टी जला रखी है, वो आग की तरह बल रहा है, उसको ठंडा करना जरूरी है, तब जाकर उसके ऊपर बैठा जाएगा। और वो तभी ठंडी होगी जब आपकी मांगे मानेंगे। बोलिए होगी या नहीं होगी? तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि तकड़े होकर इस आंदोलन का साथ दीजिए। एक बात, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में, किसी के विरोध में नहीं हूं, लेकिन आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। लोग हमारे से पूछते हैं आप भाई बीजेपी वालों का ज्यादा विरोध क्यों कर रहे हो? अरे भाई बीजेपी वालों ने हमारा नौजवान शहीद किया है, क्यों ना पूछे? सवाल क्यों ना पूछे? पूछ तो सवाल रहे हैं। अगर वो सवालों का जवाब नहीं देंगे तो फिर वो विरोध बन जाता है। हमारा पहला काम सिर्फ सवाल पूछना है। उनके पास हमारे सवालों का जवाब नहीं है। हमने तो उनको ये भी कह दिया था कि छोड़िए, बाकी सब बातें ठीक हो जाएंगी। आप एक बार प्रेस के सामने आ जाइए, वहां लाइव चलेगा, पूरा भारत देखेगा, बाहर बैठे लोग देखेंगे किसकी बात में दम है, लाइव हो जाएगा। वहां नहीं आए,
मेरा कहने का मतलब यह है कि उनके पास आपके सवालों का जवाब नहीं है। आपके सवाल इतने मजबूत हैं कि आप एक बात सुनिए, आपसे उन्होंने वायदा किया कि डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे, नहीं की। क्या पीछे वाला हिसाब नहीं पूछेंगे हम? वो तो पूछेंगे कि भाई दोबारा वोट लेने आए हो तो पहले आपने जो वायदा किया वो क्यों नहीं पूरा किया। हमारा मामला तो इतना ही है। ये बात नहीं पूछेंगे कि भाई आपकी सरकार जब 2014 में आई थी, आपने एक वायदा तो किया कि डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे, वो नहीं की। 15 में जाकर सुप्रीम कोर्ट में आपने एफिडेविट दायर कर दिया कि हम नहीं दे पाएंगे, हम नहीं देंगे। और दूसरी बात, इन्हीं की सरकार आते ही इन्होंने ये कहा था, आपको शायद याद दिला दूं मैं, कि जो भी स्टेट की गवर्नमेंट अपने किसानों को बोनस देगी उसकी फसल नहीं खरीदेगा केंद्र। वो बयान था इनका। सभी स्टेट गवर्नमेंटों को इन्होंने बोनस देने से रोक दिया था। क्यों हुआ ये सब? वो इसलिए हुआ कि आपकी जमीन लेनी है। रात हो गई, कभी फिर इकट्ठे हुए और डिटेल से बातें करेंगे। बहुत टेक्निकली बातें हैं जो आपके साथ साझी करेंगे। तो आप सबसे क्षमा चाहते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी।